हिमालय की तलहटी में बसा चांदीपुर नाम का एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में नदियां से कलकल बहती थी, पेड़ों पर फल लदे रहते थे और सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। चांदीपुर की सुबह ऐसे होती थी जैसे भगवान ने खुद अपने हाथों से सोने की किरणें बिखेरी हों। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और नदी की कलकल, यही था चांदीपुर का सुबह का संगीत। इस जंगल के राजा थे शेर सिंह, जो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में किसी जानवर को कोई डर नहीं था। अरे वाह, आज का सूरज कितना सुंदर उगा है। चांदीपुर का हर कोना आज और भी खिला खिला लग रहा है। नदी का पानी भी आज बहुत मीठा है। अरे सुंदरी दीदी, तुम तो सुबह सुबह ही गाना शुरू कर देती हो। मुझे तो नींद ही नहीं आई रात भर। पता है क्यों? क्योंकि पेड़ पर इतने सारे केले लगे थे कि मैं रात भर खाता ही रहा। अब पेट इतना भारी है कि पेड़ से उतरने में भी तकलीफ हो रही थी। मोटू भाई, तुम बस खाते ही रहोगे? कभी कुछ काम भी किया करो। देखो, मैंने आज सुबह सुबह ही पूरे जंगल का चक्कर लगा दिया, सब ठीक है। अरे टिम्बू, तुम तो हमेशा इतने सतर्क क्यों रहते हो? हमारे राजा शेर सिंह हैं, हमें किसी चीज से क्या डरना। हमारा जंगल तो सबसे सुरक्षित है। तभी वहाँ हरी तोता उड़ता हुआ आता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। भाइयों, आज राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों की सभा बुलाई है। महल के पास वाले बड़े मैदान में सब इकट्ठा होने हैं। राजा साहब कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, आज कोई खास बात है क्या हरी भाई? राजा साहब ने ऐसे अचानक सभा क्यों बुलाई? मुझे पूरी बात नहीं पता, बस राजा साहब ने कहा है कि सभी आएं। जल्दी चल। देखते देखते चांदीपुर के सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। हाथी, भालू, हिरन, बंदर, खरगोश, गिलहरी, लोमड़ी सब वहां आ जाते हैं। कुछ ही देर में राजा शेर सिंह और रानी सुवर्णा आते हैं। उनके साथ युवराज अर्जुन भी है, जो अभी बहुत छोटा है और अपने पिता का हाथ थामे चल रहा है। मेरे प्यारे चांदीपुर वासियों, आप सभी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आज मैंने एक जरूरी बात के लिए आप सबको बुलाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जंगल बहुत समृद्ध और सुखी है, लेकिन मुझे एक बात चिंतित करती है। महाराज, आप बताइए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे जंगल के पास कई और जंगल हैं और उनमें से कुछ जंगलों में हालात ठीक नहीं है। वहाँ भूख है, लड़ाई है, बेईमानी है। मुझे डर है कि वहाँ के कुछ जानवर हमारे जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब आपस में और भी एकजुट हों। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। महाराज, आपने बहुत सही कहा। एकता ही वो ढाल है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन महाराज, क्या कोई ऐसी खास खबर है जिसकी वजह से आप इतने सतर्क हो गए हैं? चंपा, पिछले कुछ दिनों से मुझे खबर मिली है कि एक बहुत ही चालाक और दुष्ट भेड़िया, जिसका नाम कालू है, अपने साथियों के साथ हमारे जंगल की तरफ बढ़ रहा है। उसे हमारे जंगल का सोना, हमारे फल, हमारी नदी सब चाहिए। उसने कई जंगलों को बर्बाद किया है। अरे बाप रे महाराज, ये तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन महाराज, आप हैं तो हमें क्या डर? आप तो सबसे ताकतवर हैं। मोटू, ताकत जरूरी है, लेकिन एक राजा की ताकत तब तक कुछ नहीं जब तक उसकी प्रजा एकजुट न हो। कालू भेड़िया सीधे लड़ाई नहीं करता, वो पहले फूट डालता है, आपस में झगड़ा करवाता है, झूठ फैलाता है, और जब जानवर आपस में ही लड़ने लगते हैं तब वो मौका देखकर सब कुछ छीन लेता है। महाराज, हम सब आपके साथ हैं। कालू भेड़िया हमें आपस में नहीं लड़ा सकता। हम चांदीपुर वाले एक हैं और एक रहेंगे। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, एक हैं, एक रहेंगे। राजा शेर सिंह ने संतोष से मुस्कुराते हुए अपना पंजा उठाया। उस दिन सभा खुशी खुशी समाप्त हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस सभा के पीछे एक घनी झाड़ी में छुपा एक नजर सब देख रहा था। एक पीली हरी आंखें जो रोशनी में चमक रही थी। ये था कालू भेड़िया, जो कब से चांदीपुर के रास्ते पर था। बहुत एकता है तुम सब में, लेकिन कालू भेड़िया के नजर जब किसी जंगल पर पड़ जाती है तो वो जंगल उसका हो जाता है। तुम्हारी ये एकता, मैं इसे तोड़ूंगा और तब ये पूरा चांदीपुर मेरा होगा। कुछ दिन बाद कालू भेड़िया अपने 3 साथियों के साथ चांदीपुर के बाहरी हिस्से में आ गया। वो सीधे नहीं घुसा। पहले उसने एक पुरानी कांटेदार झाड़ियों में घुसकर उसने खुद को खरोंच लिया,
थोड़ा लड़खड़ा कर चलने लगा और रोने का नाटक करता हुआ जंगल की सीमा के पास आकर बैठ गया। हाय हाय, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे बचाओ, मैं अनाथ हो गया, मेरे जंगल में आग लग गई, सब जल गया, मेरे सारे साथी मर गए, अब मेरे पास कुछ नहीं। उसकी आवाज सुनकर टिम्बू खरगोश और मोटू बंदर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा एक थका हुआ जख्मी दिखने वाला भेड़िया जमीन पर बैठा रो रहा है। अरे ये कौन है? टिम्बू देखो, ये बहुत जख्मी लग रहा है। रुको मोटू, हम किसी को जानते नहीं हैं। अजनबी के पास जाने से पहले सोचना चाहिए। महाराज ने कहा था सतर्क रहो। अरे टिम्बू, देखो वो कितना दर्द में है और वो कह रहा है उसके जंगल में आग लगी। हम उसकी मदद नहीं करेंगे, हम तो अच्छे जानवर हैं। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं भूखा हूँ, थका हूँ, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं। मैंने सुना था चांदीपुर के जानवर बहुत दयालु होते हैं, लेकिन शायद वो सब झूठ था। मोटू बंदर का दिल पसीज गया। वो टिम्बू को पीछे छोड़कर उस भेड़िए के पास चला गया। अरे भाई रो मत, हम यहाँ हैं। चलो हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम चंदन है, मैं पश्चिम के जंगल से आया हूँ। वहाँ भयानक आग लगी थी, मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन मेरे जंगल की लाजा उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। हम तो बस उनके गुलाम थे। मोटू रुको, मैं पहले इसकी बात राजा साहब को बताना चाहता हूँ। हर बात में राजा राजा। टिम्बू, तुम्हें दया नहीं आती? ये बेचारा इतने दर्द में है, पहले इसकी मदद करते हैं, फिर राजा को बताएंगे। मोटू बंदर ने कालू को चांदीपुर में ले आया। बहुत जल्द कालू ने अपनी दुखद कहानी से कई जानवरों को प्रभावित कर लिया। वो हर जानवर के पास जाता और चुपके से एक एक बात कहता जो उनके मन में संदेह के बीज बोती। लेकिन टिम्बू खरगोश को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक दिन उसने गिलहरी रानी को कालू के पीछे जासूसी करने को भेजा। हाथी महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जंगल के खजाने पर सिर्फ लोमड़ी चंपा का कब्जा है। राजा साहब को सब कुछ वही बताती है और बाकी जानवरों को उस खजाने से कुछ नहीं मिलता। क्या ये सच है? ये बात तुमने कहाँ से सुनी? हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं होता। माफ करना हाथी जी, मुझे नहीं पता था ये बात सच है या झूठ। मैंने तो बस सुना था। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लोमड़ी होती है वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती है, ये उनकी फितरत है। इसी तरह कालू ने हिरन के पास जाकर यह बात फैलाई कि बंदर मोटू ने उसके केले खा लिए थे, और मोटू के पास जाकर कहा कि हिरन ने उसकी बात राजा को गलत तरीके से बताई। कालू ने धीरे धीरे हर एक जानवर के मन में दूसरे के बारे में झर भर दिया। उधर गिलहरी रानी छुपकर सब देख रही थी और हर बात याद कर रही थी। बड़का भाई, एक बात बताऊं, राजा शेर सिंह की तबीयत ठीक नहीं रहती, ये तो तुम भी जानते हो। और जब राजा कमजोर पड़ते हैं तो लोमड़ी चंपा ही सब चीजें अपने हाथ में ले लेती है। सोचो, आखिर तुम सबसे बड़े और ताकतवर हो, तुम्हें ही राजा होना चाहिए। लेकिन राजा शेर सिंह तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी तो हैं, लेकिन कब तक? जब वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा? युवराज अर्जुन अभी बहुत छोटा है और चंपा लोमड़ी तो सब अपने हाथ में लेने के लिए तैयार ही बैठी है। बड़का भाई सोचो, तुम यहाँ के असली हकदार हो। बड़का भालू का मन भारी हो गया। जो जानवर कल तक एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, अब उनके बीच में संदेह की एक पतली सी दीवार खड़ी होने लगी थी, और यह सब कालू का काम था। कुछ ही दिनों में चांदीपुर का माहौल बदल गया। एक दिन नदी किनारे मोटू बंदर और हिरन सुंदरी के बीच झगड़ा हो गया। सुंदरी, मैंने सुना है तुमने राजा साहब को बताया कि मैं जंगल का काम ठीक से नहीं करता, ये सच है? क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने राजा साहब को ऐसी कोई बात नहीं बताई। झूठ मत बोलो, चंदन भाई ने मुझे बताया, उसने खुद तुम्हारी बात सुनी थी। मोटू, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हम तो कितने पुराने दोस्त हैं। वो चंदन, मुझे तो उस पर शुरू से शक था, वो झूठ बोल रहा है। चंदन झूठा नहीं है, वो तो बेचारा अनाथ है, और तुम उस पर भी झूठ का इल्जाम लगा रही हो। ठीक है, अब से हमारी दोस्ती बराबर। इधर हाथी और लोमड़ी चंपा के बीच भी तनाव हो गया था। चंपा लोमड़ी समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने हाथी से बात करने की कोशिश की तो हाथी ने मुंह फेर लिया। धर्मराज जी, क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? चंपा जी, कुछ नहीं, बस मन ठीक नहीं है। हाथी जी, मुझे पता है कि आपके मन में मेरे बारे में कुछ गलत बात आई है। मैं जानना चाहती हूँ, वो बात किसने कही? चंदन ने कहा कि तुम खजाने पर कब्जा करना चाहती हो। चंदन? मुझे तो पहले ही शक था। हाथी जी, आंखें खोलिए। वो चंदन, वो चालू भेड़िया,
वो कोई अनाथ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है और हम सबको आपस में लड़ा रहा है। जंगल के माहौल का असर राजा शेर सिंह पर भी पड़ा। वो देख रहे थे कि जानवर आपस में लड़ रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। ये सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ और एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गए। अर्जुन बेटे पास आओ। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना। अर्जुन सुनो, मैं नहीं जानता मैं कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, जंगल को बचाना है। किसी दुश्मन ने हमारे जंगल में जहर फैलाया है, उसे ढूंढो। चंपा और टिम्बू का साथ लो, वो होशियार हैं। और याद रखो, जब तक हम एक हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। पिताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं चांदीपुर को बचाऊंगा। आप जल्दी ठीक हो जाइए। युवराज अर्जुन ने सबसे पहले चंपा लोमड़ी और टिम्बू खरगोश को बुलाया। दोनों ने जो जो देखा था सब बताया। रानी गिलहरी भी वहाँ आई और उसने वो सब बताया जो उसने छुपकर देखा और सुना था। तो ये सब उस चंदन नाम के भेड़िए ने किया है? हाँ युवराज, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। वो हर जानवर के पास अलग अलग झूठ लेकर जाता है। किसी को कहता है हाथी तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, किसी को कहता है राजा की सेहत ठीक नहीं और लोमड़ी सब छीन लेगी। और एक बात और, मैंने देखा है कि वो रात को जंगल के बाहर किसी से मिलता है। 3 और भेड़िए हैं बाहर। युवराज, 3 और भेड़िए? तो ये कालू भेड़िया ही है। मुझे पहले ही शक था। वो सीधे नहीं आता, पहले फूट डालता है फिर हमला करता है। युवराज, हमें अभी 2 काम करने हैं। पहला, सभी जानवरों को सच्चाई बतानी होगी। दूसरा, उस कालू को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी सब मानेंगे। ठीक है टिम्बू, तुम सभी जानवरों से बात करो और उन्हें सच्चाई बताओ। चंपा, तुम कालू पर नजर रखो। गिलहरी रानी, तुम उसके साथियों पर नजर रखो जो जंगल के बाहर हैं। हरी तोता, तुम हर बात मुझ तक पहुंचाओ। और बड़का भालू। युवराज, मुझे माफ करो, मैं उस झूठे की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। गलती हर किसी से होती है भालू भाई, लेकिन जो सुधर जाए वो महान होता है। तुम हमारे जंगल की सुरक्षा संभाल। टिम्बू खरगोश ने एक एक जानवर के पास जाकर सच्चाई बताई। पहले वो मोटू बंदर के पास गया। मोटू भाई सुनो, जो चंदन है वो कालू भेड़िया है, उसने तुमसे झूठ बोला। सुंदरी ने राजा साहब से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो सब झूठ था। कालू ने यही झूठ सुंदरी को भी बोला था कि तुमने उसके बारे में बुरी बात की। क्या? लेकिन उसने तो मुझे बहुत विश्वास के साथ बताया था। यही तो उसकी चालाकी है। उसने हर जानवर को यही लगवाया कि वो उनका सच्चा दोस्त है। मोटू सोचो, उस दिन मैंने रोका था ना, मैंने कहा था अजनबी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने नहीं माना। टिम्बू, मुझे माफ कर दो यार, मैं उस ढोंगी की बातों में आ गया और सुंदरी से झगड़ा किया। हाय, मैं कितना बेवकूफ हूँ। बेवकूफ नहीं हो, बस दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, इसीलिए उसने फायदा उठाया। लेकिन अब वक्त है सब सही करने का। चलो पहले सुंदरी से माफी मांगो। टिम्बू की बात सुनकर मोटू बंदर सुंदरी हिरन के पास गया और माफी मांगी। सुंदरी भी रोने लगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसी तरह एक एक करके सभी जानवरों को सच्चाई पता चलती गई और वो शर्मिंदा भी थे कि वो इतनी आसानी से झूठ में आ गए। हाथी ने चंपा लोमड़ी से माफी मांगी। चंपा जी, मुझे माफ करो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि तुम तो हमेशा इस जंगल के लिए सोचती हो। हाथी जी, दोस्त में कोई माफी नहीं, लेकिन इससे ये सबक जरूर लें, जब भी कोई अजनबी आपके दोस्त के बारे में बुरा कहे तो पहले उस दोस्त से पूछें, किसी और की बात पर कभी यकीन मत करें। उधर कालू भेड़िया देख रहा था कि उसकी चाल धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। जानवर आपस में मिलने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि अब उसे जल्दी चाल चलनी होगी। उस रात उसने अपने 3 साथियों को जंगल के अंदर बुला लिया। भाइयों, हमारी योजना काम नहीं आई। वो चंपा और टिम्बू, उन्होंने सबको सच बता दिया। अब हमें सीधे हमला करना होगा। आज रात राजा बीमार हैं, यही सही मौका है। लेकिन कालू, बड़का भालू और बाकी जानवर तैयार होंगे। हम 4 हैं, वो सब बिखरे हुए हैं। जाओ, हर एक अलग अलग दिशा से आएगा। राजा के महल की तरफ चलो। लेकिन कालू नहीं जानता था, गिलहरी रानी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी हर बात सुन रही थी। तुरंत वो हरी तोते के पास गई। हरी, जल्दी जाओ, युवराज को बताओ, कालू आज रात हमला करने वाला है। उसके 3 साथी भी जंगल में घुस आए हैं। मैं अभी गया। हरी तोते से खबर पाते ही युवराज अर्जुन ने सभी जानवरों को तुरंत बुलाया। जो जानवर थोड़ी देर पहले तक एक दूसरे से नाराज थे,
वो सब एक होकर खड़े हो गए। साथियों, आज रात कालू भेड़िया और उसके 3 साथी हमारे जंगल पर हमला करने वाले हैं। हम तैयार हैं। बड़का भालू, तुम उत्तर दिशा संभालो। हाथी धर्मराज, पूर्व दिशा तुम्हारी। टिम्बू और मोटू, तुम पश्चिम में रहो। मैं और चंपा राजा के महल की रक्षा करेंगे। और किसी भेड़िए को अगर हम पकड़ें तो मारना नहीं, पकड़ना, न्याय होगा। जैसा आप कहें युवराज, आज से हम कालू को दिखा देंगे चांदीपुर की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, और इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। कालू ने मुझे एक बार बेवकूफ बनाया, लेकिन दूसरी बार नहीं। मोटू भाई, हम सब साथ हैं। रात का पहला पहर। चांदनी रात में चांदीपुर का जंगल चुप था, लेकिन हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के पास एक जानवर तैयार खड़ा था। कालू भेड़िया अपने तीनों साथियों के साथ चुपके चुपके अलग अलग रास्तों से जंगल में घुसा। वो सोच रहा था, सब जानवर सो रहे हैं। आज रात चांदीपुर मेरा हो जाएगा। राजा बीमार है, जानवर बिखरे हैं और युवराज अभी बच्चा है। बस थोड़ी देर और। अचानक उत्तर दिशा से एक गर्जना गूंजी। रुक जा, एक कदम और आगे बढ़ा तो। कालू का पहला साथी चौंक गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। तभी बड़का भालू ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो, कहाँ भागोगे? पूर्व में धर्मराज हाथी ने दूसरे भेड़िए को पकड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठाकर जमीन पर बिठा दिया। आज से पहले कभी किसी ने हमारे जंगल में ऐसी जुर्रत नहीं की थी। बैठ जाओ। पश्चिम में टिम्बू और मोटू ने मिलकर तीसरे भेड़िए को पकड़ा। मोटू ने ऊपर से छलांग लगाई और टिम्बू ने उसके पांव पकड़ ली। टिम्बू, हमने पकड़ लिया। हाँ, अब ये भागेगा नहीं। तीनों साथी पकड़े जा चुके थे, लेकिन कालू खुद अभी भी राजा के महल की तरफ बढ़ रहा था। वो सोच रहा था बाकी काम वो खुद करेगा। तभी उसके सामने युवराज अर्जुन और चंपा लोमड़ी खड़े थे। रुक जा कालू। तुम्हें पता कैसे चला? और मेरा नाम कालू कैसे जानते हो? कालू, तुम जहाँ भी गए एक छोटी सी गिलहरी तुम्हारे पीछे पीछे थी। तुमने सोचा तुम बहुत चालाक हो, लेकिन असली चालाकी ये है कि हमने तुम्हारे जाल में फंसने का नाटक किया ताकि तुम हमारे जाल में आओ। एक बच्चा राजकुमार और एक लोमड़ी, तुम दोनों मुझे रोकोगे? मुझे? मैंने बड़े बड़े जंगलों को बर्बाद किया है। हाँ, शायद तुमने बर्बाद किया होगा, लेकिन वो जंगल अकेले थे, हम अकेले नहीं हैं। तभी पीछे से सभी जानवर आ गए। बड़का भालू, हाथी, मोटू, टिम्बू, सुंदरी, हरी तोता, रानी गिलहरी, सब मिलकर कालू को घेर लिया। कालू ने चारों तरफ देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके तीनों साथी पहले से बंधे हुए थे। ये कैसे हो गया? तुमने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, हम पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर एक हो गए। और ये बात याद रखना कालू, दोस्ती को झूठ से नहीं तोड़ा जा सकता। असली दोस्ती पत्थर से भी मजबूत होती है। कालू और उसके साथियों को बांधकर रात भर रखा गया। सुबह होते ही एक अद्भुत बात हुई। राजा शेर सिंह की तबीयत बेहतर हो गई। जैसे ही उन्हें पता चला कि जंगल फिर से एक हो गया, उनकी आंखें चमक उठी और वो उठकर बैठ गए। राजा शेर सिंह बाहर आए। सभी जानवर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। फिर सभा हुई, जिसमें कालू और उसके साथियों को सामने लाया गया। कालू भेड़िया, तुमने हमारे जंगल में झूठ फैलाया, दोस्तों में फूट डाली, चोरी की नीयत से आए और हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जंगल के कानून के अनुसार तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ करें। मेरे जंगल में भूख थी, हम सब बहुत परेशान थे। मैंने गलत रास्ता चुना। भूख और तकलीफ ये गलत रास्ते का कारण नहीं हो सकती। अगर तुम सच में मदद मांगने आते, हम जरूर मदद करते। यही हमारा जंगल है, लेकिन तुमने धोखे का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है, लेकिन मारा नहीं जाएगा, क्योंकि दंड का मतलब सुधार होता है, हत्या नहीं। महाराज, आपकी दयालुता ने आज मुझे जीत लिया। जाओ, और जब तुम सच में बदल जाओ तो चांदीपुर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, बशर्ते तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलो। कालू और उसके साथियों को जंगल की सीमा तक छोड़ा गया। जाते जाते कालू ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या खोया।